हेलो क्लास 12th। जैसा कि आपको पता है बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज कर रहे हैं हम चैप्टर फर्स्ट के। मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, ये सभी डाउट और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या होती है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। और इसके साथ ही 15 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं 16 क्वेश्चन से और देखते हैं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कितने एमसीक्यूज की नीड है। तो कोशिश रहेगी कि एक दो वीडियोस में सारे कंप्लीट हो जाएं। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको किसी भी तरह से मतलब डाउट्स का सल्यूशन भी प्रोवाइड करूं। और दोस्तों इसके साथ ही चलो क्वेश्चंस की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम। मेरा नाम है नोनी जैन, अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और आपके साथ उम्मीद है ये जर्नी बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो क्वेश्चन 16 जो है हमारा, यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता? अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, कि कॉस्ट को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है हमारे पास वो हम जनरेट कर सकें। अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू रिकवर रिस्क ऑफ द बिजनेस, मतलब इतना प्रॉफिट अर्न कर लें कि रिस्क जो है वो भी हमारे कवर हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव होता है या नहीं होता? इंक्रीज इन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन में बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स जो है उनको बढ़ा दें। मतलब कितने लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करके अलग अलग तरह से हम अपने रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जिससे अलग अलग तरह से प्रॉफिट्स जो हैं अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू हम अर्न कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन, मतलब फ्री एजुकेशन दें अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को। तो बोला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई। इनफ रेवेन्यू हो कॉस्ट कवर करने के लिए, ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। रिस्क बियर कर सके इसलिए हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग रन में बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ा दें, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन फ्री एजुकेशन दें अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये ऑब्वियसली एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, समाज से रिलेटेड हम कुछ करते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जी हाँ, इसमें भी यही दिया है, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव है ये हमारे मैनेजमेंट का। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये हमने कर दिया टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बिकॉज, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू चेंजेस, ये ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस को अडेप्ट करने में मदद करता है। सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स, इंडिविजुअल एफर्ट्स जो होते हैं उनको क्या करता है, ये इंटीग्रेट कर देता है, यानी जोड़ देता है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो सभी के इंडिविजुअल एफर्ट्स को जोड़ देता है, ऑब्वियसली जोड़ता है यार। और चेंजेस को अडेप्ट करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो सोसाइटी के लिए प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर सकते हैं, सोसाइटल एक्ट्स कर सकते हैं ताकि अपग्रेड हो सके सोसाइटी। तो बहुत सारी चीज़ें, ये तीनों ही मतलब जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ जो हमारा ऑल ऑफ द अबव, एक बार हम देख लेते हैं। जी हाँ, डी ही दिया हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, मैनेजमेंट एक आर्ट कहलाई जाती है, क्यों? मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों है? वैसे तो मैनेजमेंट एक साइंस भी कहलाई जाती है, आर्ट भी कहते हैं इसको। आर्ट क्यों होती है? आर्ट में क्या होता है? देखो, साइंस के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होते हैं, उन्हें पता है कि मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनता है, नहीं पानी। लेकिन आर्ट अपने हिसाब से मॉडिफाई हो सकती है। मतलब एक इंसान आर्टिस्ट क्या है, कलाकार है, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप में बदलाव करके अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंटेशन से कुछ नई चीज़ें ला सकता है, दैट इज आर्ट। फर्स्ट है हमारा, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। यूनिवर्स में मतलब सब जगह एक तरह से वैलिड होते हैं सारे प्रिंसिपल। ये तो एक साइंस वाला फीचर है, मैनेजमेंट साइंस कहलाती है इस फीचर के बेसिस पर। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन,
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में सब जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। तो ये भी इसके कोई आर्ट वाले फीचर की बात नहीं कर रहा, भाई मैनेजमेंट के फीचर अप्लाई होते हैं, हर जगह रिक्वायर्ड होते हैं। डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स, यानी अलग अलग जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट, वो मतलब इफेक्ट में प्रभाव में लाए जाते हैं डिफरेंटली, अलग अलग तरह से प्रभाव में लाए जाते हैं बाय डिफरेंट मैनेजर्स। मतलब मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो अलग अलग मैनेजर अपने हिसाब से यूज करते हैं, उनको इम्प्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जी हाँ, जितना मैनेजर जो है टैलेंटेड होगा, जितना उसको एक्सपीरियंस होगा, जितना वो क्रिएटिव होगा, उस हिसाब से वो प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये एक आर्ट वाला फीचर है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स टू बी अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर हो। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर वो प्रैक्टिसिंग मैनेजर हैं, किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर नहीं है, तो प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं फिर। और इसका आर्ट से कुछ खास लेना देना नहीं है। आर्ट वाला पॉइंट जो है वो बस एक ही हमारा सी होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जी हाँ, देखिए जरा। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स। ऑब्वियसली कि जो हमारा किसी भी मैनेजर का जितना भी पर्सनल स्किल्स हैं, जितनी उसकी नॉलेज है, उसके बेसिस पर वो प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से और बुरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आर्ट की ही खासियत होती है कि आप एक इंसान वो कितना क्रिएटिव है उसके बेसिस पर वो किसी भी चीज़ को अप्लाई करता है। बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा सी होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रेलेवेंट टू द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ओह, क्वेश्चन को इतना घुमाया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है इस कंसेप्ट के लिए, जो मानता हो कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। मतलब कहना ये चाहते हैं मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट एक साइंस, प्रॉपर साइंस नहीं है। इस स्टेटमेंट को कौन सा स्टेटमेंट, इस मतलब हमारा जो कंसेप्ट है इस वाले को कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए रेलेवेंट नहीं है। अरे वाह, कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, इसको प्रूफ नहीं करता, इनएग्जैक्ट साइंस को प्रूव नहीं करता। मतलब बाकी सारे प्रूव करते होंगे कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। चलो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, हर जगह वैलिड नहीं है। भाई ये तो बात है कि हर जगह वैलिड नहीं होते, कहीं पर भाई मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है किसी और तरह से इम्प्लीमेंट होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइज के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के प्लेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है, हर जगह वैलिड भी नहीं है, हर जगह नहीं वैलिडिटी होती इनकी, कुछ जगह फेलियर प्रूफ होते हैं और बहुत जगह एप्लीकेबल भी नहीं होते, अप्लाई भी नहीं होते। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, कि प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के वो मॉडिफाई किए जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हाँ, उनमें चेंजेस किए जाते हैं, ये तो सच बात है कि एज इट इज उठाया और साइंस के फॉर्मूले की तरह नहीं इम्प्लीमेंट होते। और डी है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी, कि मैनेजमेंट में क्या होता है, इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान के बिहेवियर के से डील किया जाता है मैनेजमेंट में, और आउटकम जो है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जाता अटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ। ये तो कोशिश हो सकती है कि मैनेजमेंट कहीं पर इम्प्लीमेंट हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ सक्सेस रेट कुछ परसेंटेज तक प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कि जैसा हमने सोच लिया वैसा ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये तीनों जो प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल एक तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर, इसमें तो मॉडिफिकेशन की बात की है, तो यानी ये साइंस से कंसर्न कंसेप्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, साइंस में एक्यूरेसी की बात होती है, तो ये तो एग्जैक्ट साइंस बिल्कुल नहीं है। सी वाला भी हमें प्रिंसिपल बोलता है कि मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी एग्जैक्ट साइंस वाली इसके अंदर भी रेलेवेंसी नहीं है। अच्छा, बोला प्रिंसिपल ऑफ, और एक ही बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सली जो है वैलिड हो जाए
मतलब ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ कमियां इस तरह से होती है, वैलिड नहीं है ये। तो ये भी ये बात सच है कि ये आर्ट का जो फॉर्म है मैनेजमेंट का, उस कंसेप्ट के से कहीं ना कहीं उसके टच करता है। अच्छा, सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस वाली है, ठीक है ना। कुछ चीजें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में ऐसे होता है बिल्कुल जैसे कट टू कट साइंस के फॉर्मूलाज होते हैं ना, कि H2O पानी ही होता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी ही होगा, तो वो इसका साइंस का फीचर है, इस वजह से इसकी एप्लीकेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए ये हमारा बी आंसर जो है बहुत करीब है इस क्वेश्चन के। बाकी ये क्वेश्चन जो बहुत घुमावदार है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, अगर ज्यादा लगाओगे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस में फंस के रह जाओगे। अगर पेपर में भी आए तो ये चीजें इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका होता है करने का कि आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। इनके जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एलिमिनेट करना शुरू करो कि हमारे क्वेश्चन से हट रहे हैं कौन कौन से। जैसे मान लो इसमें कहीं ना कहीं माना गया है कि मैनेजमेंट जो है एक एग्जैक्ट साइंस है, बोला मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। इस कंसेप्ट, इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट के लिए कौन से नीचे जो 4 ऑप्शन है वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यानी एग्जैक्ट साइंस है, ये वाला रेलेवेंसी चाहिए हमें। तो हमारा डी और सी ऑप्शन तो पहले ही हट जाता है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन की बात की है। मॉडिफिकेशन एग्जैक्ट साइंस से रिलेटेड कभी होती नहीं। एग्जैक्ट साइंस जो है वो बिल्कुल कट टू कट बात करती है, और मॉडिफिकेशन हमेशा आर्ट की तरफ जाती है, मैनेजमेंट को एक आर्ट की तरफ लेकर जाती है। तो 2 ऑप्शन हट गए। अब ए और बी ऑप्शन में से हमें देखना होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी इसकी नहीं होती है, क्योंकि वैलिडिटी मतलब लाइफ स्पैन से रिलेटेड बात की है, और एप्लीकेबिलिटी यानी अप्लाई ही नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि कई बार रिजिडिटी आ जाती है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एज इट इज हैं, इसलिए नहीं अप्लाई हो पा रहे। तो ये इसको साइंस वाले फीचर से कंसर्न है इसकी बात, इसीलिए साइंस वाला जो इसका फीचर है उसका डीमेरिट भी कह सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन वालों ने भी बी दिया हुआ आंसर, देखते हैं क्यों दिया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड एज दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड द आउटकम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ प्रिंसिपल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। इन्होंने तो बस ये करा है कि इसकी जो डीमेरिट्स वाले मतलब जो पॉइंट्स वैलिड नहीं है ना, उनको मेंशन कर दिया, उनको मतलब करेक्ट करके, और वो पॉइंट क्यों वैलिड है उसके लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पे हमें ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना अपना। द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो मतलब क्या देता है हमें, उससे क्या होता है? उससे गिव राइज टू डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फंक्शंस वो डिसाइड होते हैं। भाई अलग अलग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप देखें वो तो कहीं ना कहीं लेवल्स को फिक्स करता है। टॉप लेवल जो है यानी हमसे अपर लेवल, हमारे सुपीरियर जो है हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देते हैं तो उसके साथ ही वो अथॉरिटी भी हमें देते हैं। ये होता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप। तो डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड तो बात जमती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेवल से रिलेटेड बात जमती है, बाकी नेक्स्ट भी देखेंगे। मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, कि इसके अलग अलग डायमेंशंस है। भाई वो तो हमने कल बात की थी, मल्टी डायमेंशनल में तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो ये इसमें मतलब ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, इन दोनों का आपस में कोई खास कनेक्शन दिख नहीं रहा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। मैनेजमेंट ऐसा ग्रुप एक्टिविटी, भाई ग्रुप एक्टिविटी की अगर हम बात लें तो ग्रुप में तो ज्यादातर लोगों को ये माना जाता है कि अगर हमें ग्रुप में वर्किंग है तो हमारे पास ग्रुप किन किन लोगों का बनेगा, जिनके पास ऑलमोस्ट सेम राइट्स होंगे, सेम अथॉरिटीज होंगी, है ना। तो ग्रुप एक्टिविटी से कंसर्न नहीं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है उससे क्या फिक्स होते हैं डिफरेंट लेवल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो हमसे अपर वाला लेवल होता है वो हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो साथ में अथॉरिटी भी देता है। का आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका बी। तो यही हमने गेस किया था, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा डेजिग्नेशन नहीं है, चलो देखते हैं। टॉप लेवल्स में हमारे कौन कौन से लोग आते हैं, जिनको हम मतलब किस किस नाम से, कौन कौन सी कैटेगरीज वाले लोग आते हैं। फर्स्ट है प्रेसिडेंट,
भाई प्रेसिडेंट तो टॉप लेवल वाले होते हैं लोग, वाइस प्रेसिडेंट भी टॉप लेवल वाले होते हैं। चेयरमैन, देखो सीईओज यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। और प्रोडक्शन मैनेजर एक मिडल लेवल मैनेजर होता है, मतलब मिडल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। हमने डी को टिक कर दिया है, करेक्ट आंसर है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट से कंसर्न कौन सा डेजिग्नेशन नहीं है, चलो देखते हैं। ऑपरेशंस हेड, सेल्स मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डिविजनल मैनेजर। देखो जो मैनेजर्स वाले पार्ट होते हैं ना, हेड, लीडर्स, ज्यादातर ये मिडल लेवल वाले पार्ट होते हैं, कि जैसे ऑपरेशनल्स हेड। ऑपरेशंस हेड कौन होता है, जो अलग अलग ऑपरेशंस में एक तरह से मैनेजर टाइप, मतलब इसकी एक डेजिग्नेशन मैनेजर के इक्विवेलेंट होता है, कि कोई भी एक्टिविटीज होती है उनमें इसका चीफ रोल होता है, ठीक है ना। और सेल्स मैनेजर, जो ये मैनेजमेंट टीम का ही पार्ट होता है। सेल्स मैनेजर जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, डिविजनल मैनेजर भी मिडिल लेवल का पार्ट होता है। लेकिन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। वैसे हम लोगों ने ऊपर वाले में भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन, क्या होता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इज अ डेजिग्नेशन फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा डेजिग्नेशन नहीं है। चलो सबसे पहला तो हमारा है प्लांट सुपरिटेंडेंट। प्लांट को जो सुपरवाइज, एक तरह से सुपरिटेंडेंट होता है प्लांट से कंसर्न, जो ये नहीं है हमारे फैक्ट्री एरिया की बात हो रही है। जहाँ पे फैक्ट्री एरिया की बात हो वो कहीं ना कहीं हमारा मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से, बिल्कुल लोअर लेवल वर्कर्स के आसपास वाली जो चीजें हैं वो भी हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आती हैं। तो चलिए, प्लांट सुपरिटेंडेंट जो है बिल्कुल लोअर यानी वर्कर से थोड़ा सा अपर होता है। सुपरवाइजर्स भी वही होते हैं फैक्ट्री एरिया में, जो वर्कर्स के काम को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। सेक्शन ऑफिसर्स भी अलग अलग जो ग्रेड्स, अलग अलग सेक्शंस में उनके जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं। लेकिन मार्केटिंग मैनेजर हमारा, मैंने भी पहले भी बताया था, मैनेजर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। तो देखते हैं, इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। हाँ जी, मार्केटिंग मैनेजर इज अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, अब ये भी देखना पड़ेगा। एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जो हमारा आउटपुट है उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखें। तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो टॉप लेवल फिक्स करता है, लेकिन एंश्योर करना इस बात को वो फैक्ट्री एरिया वाला पार्ट होता है, तो वो लोअर लेवल का पार्ट हो गया। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, ये कहीं ना कहीं मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी पार्ट होता है, और लेकिन ये लोअर लेवल से भी कंसर्न होता है, दोनों से कंसर्न, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ड्यूटीज देना ये मिडिल लेवल वाले भी करते हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बिजनेस की सभी एक्टिविटीज की, और उनका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है, इन चीजों को ध्यान में रखना। सारी एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टॉप लेवल की होती है। बिजनेस में कोई भी दिक्कत हो जाए तो सारी जिम्मेदारी, कोई बड़ा सा बड़ा नुकसान हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल की, नुकसान तो उन्हीं को भरना है ना। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी पर इम्पैक्ट, ये सारा टॉप लेवल का काम होता है। तो कौन सा फंक्शन है बोला टॉप लेवल का, ये तो हमें नजर आ रहा है, पर लास्ट भी देख लेते हैं। एंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, ये इस चीज को एंश्योर करना कि बनाता तो टॉप लेवल है, लेकिन इन स्टैंडर्ड्स को एंश्योर कौन, लोअर लेवल का काम होता है, कि वो इन स्टैंडर्ड को, जैसे उन्हें कह दिया गया कि इतने स्टैंडर्ड मेंटेन होने चाहिए, वो मेंटेन वही करते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें, डी आंसर क्यों बताया भाई, आंसर तो इसका सी होना चाहिए।
टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज की उनका इम्पैक्ट। तो इसका आंसर तो सी ही होना चाहिए। अगर इन्होंने डी भी बताया तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। देखो एक्सप्लेनेशन में बोला एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, एंश्योरिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट। अच्छा ये लोअर लेवल का, यानी हमारा एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट यानी ए वाला पार्ट और डी वाला पार्ट, यानी डी और ए ऑप्शन जो है वो लोअर लेवल का काम होता है। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर डिपार्टमेंट, ये मिडिल लेवल का काम होता है। तो भाई असाइनिंग ड्यूटी सही तो हमने भी बताया, तो आंसर तो इस हिसाब से सी होना चाहिए। टॉप लेवल का काम बोला, टॉप लेवल का फंक्शन है जो टॉप लेवल का फंक्शन, फिर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगा। इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा लग रहा है मुझे, बाकी इसका आंसर सी ही है। आप गलती से भी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग डी मत लगा देना। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही दी हुई है लेकिन आंसर का ऑप्शन गलत दिया हुआ इन्होंने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट पर्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कंसर्न नहीं है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स, बिल्कुल होते हैं। मिडिल लेवल वाले ऑपरेशनल मैनेजर्स की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, टॉप लेवल होता है। देखते हैं नेक्स्ट, द इंटरप्रेटर द पॉलिसीज, दे आएगा यहाँ पर द की जगह, दे इंटरप्रेटर द पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो पॉलिसीज बनाई है उनको इंटरप्रेट करते हैं, मिडिल लेवल वाले ही इंटरप्रेट करते हैं, ये सही है। डी क्या है, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ भाई ये अगर मिडिल लेवल वाले हैं तो इन्हें अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कॉपरेशन बनाना होगा, है ना, दूसरों के साथ कॉपरेट करते हैं। तो एक ही चीज जो है वो मैच नहीं करती मिडिल लेवल वालों से। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में बी आंसर दिया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम, बिल्कुल सही बात है। अब हम लगा देते हैं इसका सही आंसर बी है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए फर्स्ट है हमारा, एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। अब लोअर लेवल के लिए बोला सही नहीं है, उसमें क्या है, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। तो भाई ये तो बिल्कुल सही नहीं है, पहली ही बात सही नहीं है कि बिजनेस, पूरे बिजनेस को एनालाइज करना, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं बिजनेस के सर्वाइवल पे, ये इससे कंसर्न नहीं है लोअर लेवल का काम। बाकी देखते हैं नेक्स्ट, एंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जो हमारा आउटपुट है उसकी क्वालिटी को एंश्योर करना, ये लोअर लेवल का ही उससे कंसर्न स्टेटमेंट है। तो ये वाली जो है मैच करती है कि ये स्टेटमेंट लोअर से कंसर्न है, पर हमसे पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए सही नहीं है, हमें फर्स्ट वाली थी। अब थर्ड देखते हैं, दे स्ट्राइव टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हाँ भाई इनका ये काम होता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें, क्योंकि प्रोडक्शन जो है इनके हाथ में होती है, गुड्स का फैक्ट्री एरिया से कंसर्न होते हैं, तो इनको वेस्टेज रोकनी होती है रिसोर्सेज की। दे एंश्योर दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इनकी सेफ्टी का भी खास ख्याल होता है। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो अपर लेवल से मतलब फिक्स किए जाते हैं, पर ध्यान इनका पूरा होता है कि उनको स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा जाए। तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी लोअर लेवल से कंसर्न नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरैक्ट विद द वर्क फोर्स डायरेक्टली। कौन सा जो हमारा मैनेजमेंट का लेवल है वो डायरेक्ट वर्क फोर्स से कभी भी इंटरैक्ट नहीं होता। अब देखते हैं इनमें से, वैसे तो हमें पता है कि टॉप वाले नहीं होते, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ए है हमारा सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। भाई सुपरवाइजर्स तो इंटरैक्ट होते हैं, फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड होते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट ये भी होते हैं, ऑपरेशन से कंसर्न है, तो इनको भी कोई भी एक्टिविटीज होती हैं ये तो डायरेक्ट इंटरैक्ट होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स लोअर वाले होते हैं, तो यानी
इनको तो इंटरेक्ट होना ही होता है। पर मिडल लेवल मैनेजमेंट ये हमारा ऑफिस एरिया वाले होते हैं। ऑफिस एरिया वाले मैनेजर्स डायरेक्ट वर्कफोर्स से इंटरेक्ट नहीं होते। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ऑपरेशनल, सुपरवाइजर्स ये सब होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन टास्क of this level of management is to determine the overall organizational objectives and strategies for their realization। कि मेन टास्क क्या होता है इस लेवल का, मैनेजमेंट के इस लेवल का ये मेन काम होता है कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज बनाए उनको रियल में, मतलब उनको रियलाइज करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो भाई ऑब्वियसली मैनेजमेंट का जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए तो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। लोअर वाले और कहीं ना कहीं मिडल वालों को इनसे मतलब भी क्या, उन्हें तो जैसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजीज बनाना ये सब काम टॉप वालों का ही होता है। अब देखते हैं टॉप इसमें है या नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। नहीं भाई, इनको कोई कंसर्न नहीं होता स्ट्रेटेजी बनाए, इनको तो जैसे ऑर्डर मिलेंगे वैसे काम करेंगे। मिडल लेवल मैनेजमेंट भी मिडल वाला है, इनको भी ऊपर टॉप वालों से ऑर्डर मिलते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स तो भाई होते फैक्ट्री से कंसर्न है कहीं ना कहीं, तो इनको वर्कर्स से काम करवाने से मतलब है। इन सबको बनाता कौन है स्ट्रेटेजीज को? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो हमें दिया हुआ है ना। तो चलो देख लेते हैं, हम इसके आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है डी। सही, हमने सही बताया था, टिक कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस के हम लोग कई बार मतलब एक्सप्लेनेशन देखना भूल जाते हैं। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा था, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखो ये रहा दिया हुआ। इसमें हमने कौन सा टिक करा था, ये आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ, जो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता। देखो इन्होंने भी लिखा है मिडल लेवल मैनेजर्स जो है वो सुपरवाइजर, ऑपरेशनल और फर्स्ट लाइन मैनेजर से इंटरेक्ट होते हैं, ना कि डायरेक्ट वर्कर से, है ना। तो ये हम भूल गए थे, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बीच में लिंक कौन बनाता है? टॉप और फर्स्ट लाइन के बीच में मिडल वाला बनाएगा वैसे तो लिंक, पर देख लेते हैं इनमें कौन बनाता है। फर्स्ट है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल वाले और ऑपरेशनल वाले। सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और फर्स्ट लाइन ऑलमोस्ट इनका एक ही टाइप का डेजिग्नेशन होता है, लेकिन मिडल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? जिनका टॉप से भी लिंक होता है और फर्स्ट लाइन वालों से भी। तो इनके बीच में लिंक कौन बनाता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट दिया हुआ है। और एक फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, पर हमें पता है इसका आंसर होना चाहिए सी। लेट अस चेक द आंसर। तो इसका आंसर सी ही दिया हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अब क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। क्या डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, कौन सी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज हमें चाहिए, है ना। हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, कौन इस काम को करेगा। वेयर विल इट बी डन, कहाँ किया जाएगा। ये सारे जो भी डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के ही होते हैं। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें तो ऑल ऑफ द अबव ही लग रहा है, क्योंकि कौन सी एक्टिविटीज, पहले एक काम को एक फ्रेमवर्क में डिजाइन कर लिया गया, एक ढांचा दे दिया गया कि भाई ये काम करने हैं हमें, लेकिन उन एक्टिविटीज को मतलब सीक्वेंस में लगाना, फिर कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी जगह जो डिसाइड की है, ये सभी चीजें जो ये ऑर्गेनाइजिंग डिसीजन का पार्ट होता है। ठीक है, कौन से लोग करेंगे, ये सारा ऑलमोस्ट जो है हमारे ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया जाता है, क्योंकि प्लानिंग में सिर्फ एक्टिविटीज डिजाइन किया जाता है, डिसाइड की जाती है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी को टिक कर लेते हैं, अपना टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की इज। बोला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो ग्रुपिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करते हैं, टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है ये मैनेजमेंट का फंक्शन, एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की, और मैनेजमेंट की हायरार्की भी बनाता है ये। अच्छा, बोला है ऐसा फंक्शन जो एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और मैनेजमेंट की हायरार्की बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम। देखो प्लानिंग में तो एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू,
वेयर टू डू, फॉर whom टू डू, ठीक है ना। ये सब हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर प्लानिंग देता है। प्लानिंग सिर्फ पेपर वर्क से रिलेटेड है। कंट्रोलिंग में हमारे जो चीज बन चुकी है उनके ऊपर कंट्रोल्स। डायरेक्टिंग में हमें मतलब टास्क को डायरेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग है जिसमें हमारी ग्रुपिंग की जाती है, मैनेजमेंट हायरार्की तैयार की जाती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ऑर्गेनाइजिंग को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली इज। ये मैनेजमेंट क्या है हमारा, लेइंग डाउन द फाउंडेशन। फाउंडेशन है बाकी मैनेजमेंट के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए बेस बनाया है ये हमने। ये वाला जो फंक्शन है वो बेस है एक। कौन सा फंक्शन हमारा बेस होता है, सब मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस का बेस होता है प्लानिंग। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, प्लानिंग है या नहीं है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, बी है स्टाफिंग, सी है प्लानिंग और डी है कंट्रोलिंग। तो ऑब्वियसली सबका फाउंडेशन प्लानिंग होता है। अब हम प्लानिंग पे करेंगे टिक, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसका आंसर। आंसर है सी। सी को टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरविजन, communication, motivation and leadership are the key elements of this function of management. Supervision, communication. अच्छा देखो, सुपरवाइज होती हैं एक्टिविटीज, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं दूसरों को कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लीडरशिप, ये किसके की एलिमेंट्स होते हैं, कौन से फंक्शन के, देखते हैं। डायरेक्टिंग के होते हैं क्या, कंट्रोलिंग के होते हैं, प्लानिंग के या ऑर्गेनाइजिंग के। ऑब्वियसली डायरेक्टिंग के होते हैं। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि क्योंकि हमें डायरेक्ट करना है कोई भी एक्टिविटी के लिए कि कौन सा काम हम अपनी इच्छा के अनुसार करवाना चाहते हैं, तो डायरेक्शन देते हैं, तो बोलने की जरूरत पड़ेगी। मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को कि वो बहुत बूस्टअप होके काम करें। लीडर्स हमें क्रिएट किए जाते हैं हम में से कि अ लीडर इज अ पर्सन हु नोज द पाथ, गोज द पाथ एंड शोज द पाथ। कि लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं जिसे खुद भी रास्ता पता हो, वो रास्ते पे चल भी सकता हो और दूसरों को रास्ता दिखा भी सकता हो। तो ये सारे मतलब फंक्शंस, ये सारे किसके की एलिमेंट्स हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन के। देखते हैं इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर भी ए है। डायरेक्टिंग को हमने टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वैसे मैंने क्वेश्चन आज 15 कराने थे, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छी बात है आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहुंचे तो आप लोग समझ पाएंगे। पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इसमें। जितनी भी बातें मैं आपको मुंह से बोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इन्हीं को आप पेपर में अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं उसमें भी अगर एक्सप्लेन कर दे, अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख देंगे ना, गारंटेडली आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज। अच्छा, राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगा दिया जाए, सही इंसान सही काम पे लगा दिया जाए। तो रिक्रूट करने से रिलेटेड कौन सा फंक्शन होता है भाइयों बहनों, ये तो बहुत ही आसान है। आप बताओ, ऑर्गेनाइजिंग होता है क्या रिक्रूट करने से रिलेटेड, स्टाफिंग होता है, प्लानिंग या कंट्रोलिंग? ऑब्वियसली स्टाफिंग होता है। अगर एक इंसान को अच्छा मैनेज करना आता है तो वो मैनेजर्स की कैटेगरी में आएगा, है ना। मैनेजरशिप के लिए रिक्रूट किया जाएगा, दैट इज स्टाफिंग। इसका आंसर देखते हैं बी। चलिए, अब हमारे थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो और मजा आता है काम करने में, थोड़ा बड़े क्वेश्चन पढ़ने में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है अरे समझना पड़ेगा इन्हें। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फोर्स है जो बाउंड करता है सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को बांध के रखता है? कौन बांधता है आपस में, कौन सा फोर्स? कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट की एक हायरार्की है, प्लानिंग है वो बेस है, लेकिन कोऑर्डिनेशन ऐसा फंक्शन है, कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन है आपस में तालमेल। भाई तालमेल बनेगा तभी तो सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस जो हैं वो जुड़े रहेंगे। प्लानिंग वाला ऑर्गेनाइजिंग के साथ कनेक्ट रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टाफिंग के साथ, स्टाफिंग वाला डायरेक्टिंग वाला कंट्रोलिंग के साथ, और मतलब फिर और कंट्रोलिंग और प्लानिंग, मतलब इस तरह से एक आपस में लिंक क्रिएट हो पाएगा। किससे? कोऑर्डिनेशन से। तो कोऑर्डिनेशन हमारा जो है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर होना चाहिए। कॉपरेशन, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कॉपरेशन जो होता है ना
वो एक छोटा पार्ट है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन ब्रॉड लेवल पे होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है। कोऑपरेशन आपका आपस में बिहेवियर तय करता है कि हाँ भाई कोऑपरेट एक दूसरे को करोगे तो कोऑपरेशन खुद भी मिल जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन इसके लिए मोटिवेट किया जाता है। बड़े बड़े लेक्चर्स, वर्कशॉप्स वगैरह बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। तो ये सबको बाउंड करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा, बांधेगा, तभी अच्छी तरह ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। आंसर होगा बी। हमने कोऑर्डिनेशन को कर दिया टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है, पूरा जान है, निचोड़ है। क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉमन थ्रेड है जो ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी में रन करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? इट इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट मतलब इनिशियल है, बिल्कुल शुरुआत से है ये, और इनहेरेंट भी है। ऑर्गेनाइजेशन के सभी फंक्शंस में इनिशियली भी होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, और अगर इनहेरेंट मतलब दूसरों से ले सकें तो भी हमें इसको ऑर्गेनाइजेशन के सभी फंक्शंस के बीच में लेना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को ये फोर्स बाइंड करता है। ये अभी हमने उस क्वेश्चन में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन से कंसर्न है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, कि सारी ही चीजें कोऑर्डिनेशन के जो है बेस्ट फीचर्स को लेकर बनाई गई हैं। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा डी, और एक्सप्लेनेशन कोई है नहीं, क्योंकि जब इन्होंने सही ही बोला है, जो कथन सत्य है उसमें क्या एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, है ना। वह उन मुद्दों पर होती है जिसमें गलत चीजें दी होती हैं। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द रिक्विसाइट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स which ensures that planned activities are achieved with a minimum of conflict. Okay, बोला है ये आइडेंटिफाई, उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो जो हमें रिक्विसाइट अमाउंट भी देता है, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है, क्वालिटी देगा, टाइम भी देगा, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स मतलब जो भी काम है उनका एक सीक्वेंस है, और ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ, जहां पर भी ये लाइन आ जाए कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट मतलब ना के बराबर झगड़े, बहस, उनसे एक्टिविटीज हो जाए, तो आंख बंद करके कोऑर्डिनेशन ही आएगा, कि कोऑर्डिनेशन आपस में बैठेगा तभी कम से कम कॉन्फ्लिक्ट से काम होता है। तो हमें पता है ये बात आ गई, तो हमें कोऑर्डिनेशन तो ढूंढना चाहिए इसके अंदर, लेकिन देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर चार हमें ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट, सेकंड है प्लानिंग, थर्ड है कोऑर्डिनेशन और फोर्थ है कंट्रोलिंग। तो भाई मैनेजमेंट तो वैसे हमें चाहिए ही, लेकिन मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट की बात आए तो हमारा जो इस सबसे करीब जो है इस क्वेश्चन के, वो हमारा कोऑर्डिनेशन ही है। तो हम कोऑर्डिनेशन को टिक करते हैं, लेकिन इससे पहले आंसर चेक करते हैं। जी हाँ, इन्होंने भी कोऑर्डिनेशन दिया है, तो हमने ये कोऑर्डिनेशन पर कर दिया है टिक। और नेक्स्ट है हमारा, अच्छा खत्म हो गए, 38 क्वेश्चन थे। ओके चलो लास्ट है ये हमारा। लास्ट है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब हमें कोऑर्डिनेशन का वो जो फीचर है उसको आइडेंटिफाई करना है जो इन स्टेटमेंट्स में हाईलाइट किया गया है। अब देखते हैं कौन सा फीचर दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक टाइम पर इंप्लीमेंट होने वाला फंक्शन नहीं है। इट begins एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। ये प्लानिंग स्टेज से शुरू हो जाता है और कंट्रोलिंग तक चलता ही रहता है। तो भाई लगातार लगे जा रहा है। लगातार से रिलेटेड कौन सी चीज मैंने आपको बताई थी, मैनेजमेंट के फंक्शन में बताई थी कल की क्लास में। अगर कल की क्लास नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, मैं ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक दूंगी। कोऑर्डिनेशन एक टाइम पर लगने वाला फंक्शन नहीं है, ये प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग तक चलता रहता है। तो इसके ऑप्शन दिए, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कि एक्शंस में यूनिटी लेकर आता है, पर कॉन्टिन्यूसी वाली तो इसमें कोई बात नहीं आई। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव मतलब सर्वव्यापी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो आप 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन देते तब हम इस बात को मान लेते। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चल रहा है, कि बिल्कुल सही बात बोला है, एक टाइम पर लगने वाला फंक्शन नहीं है ये।
ये प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलता रहता है, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आ रहा है ना समझ में कि कॉन्टिन्यूटी वाली बात हो रही है। और कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, डेलिबरेट फंक्शन है, इससे रिलेटेड भी कोई बात नहीं हुई है ना। डेलिब्रेशन ऑफ अथॉरिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इसमें बस एक कॉन्टिन्यूटी वाली बात जो है वो हमारी परफेक्ट है इसमें। तो देख लेते हैं, इसका आंसर भी सी है, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो इसी के साथ गाइस हमारा जो चैप्टर है उसका स्वाहा यानी दी एंड हो गया है। इसके 38 हमने एमसीक्यूज किए हैं और 38 एमसीक्यूज में मुझे लगता है जितना हमने एक्सप्लेनेशन के साथ किया है, चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे कि मेरे पास इसके जो मतलब 2-3 मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप चाहेंगे मैं सिर्फ तभी उनको पब्लिश करूंगी, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। 1-2 क्लास मतलब अगर आप चाहें कि भाई अगर आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, चलते फिरते भी कानों में ईयरफोन लगा कर भी अगर आप सुनना चाहते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो मैं पब्लिश करूंगी कि आपका 1-2 घंटे की क्लास में घूमते फिरते भी चैप्टर कवर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी ना पढ़ो तो भी घूमते फिरते, तब तो आपको 1-1.5 घंटा मतलब कॉन्टिन्यूसी के साथ और कॉन्शियसनेस के साथ देना होगा। पर ऐसा है कि बिजनेस स्टडीज को बच्चे जितना बोरिंग समझते हैं, बोरिंगनेस नहीं होगी आपको। बीच में हम थोड़ा सा हल्का फुल्का मजाक मस्ती भी करते रहेंगे तो क्लास को बनाते रहेंगे इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मतलब जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और वीडियो को हल्का सा लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे में आपको बिजनेस स्टडीज़ के तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स 11th और 12th क्लासेस के कंप्लीट कराऊंगी और आप लोगों को जो बेस भी है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग करा दूंगी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो। और साथ में ही चाहते हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी डालूं तो भी आप बता सकते हैं, आपकी चॉइस क्या है। इस तरह से ही बने रहिए मेरे साथ, मोटिवेट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं। अपने आप को बचाए रखिए, एग्जाम आ रहे हैं।